राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में प्रोग्रेस पॉइंट में। और मैं हूं डॉक्टर ऋचा शर्मा। साथियों, जैसे कि आज आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर। इसके अंदर थर्ड सेमेस्टर से है और पेपर नंबर है 303 और नाम है निर्देशन एवं परामर्श, यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि निर्देशन है क्या। यहाँ हम ये देखते हैं कि संसार में सभी मनुष्य व कुछ अन्य जीव जंतु भी अपनी मर्जी से जीते हैं और यह जीवन उनकी अपनी बुद्धि व चातुर्य बल के आधार पर होती है। परंतु मनुष्य में यह बुद्धि व चातुर्य अत्यंत ज्यादा होता है अन्य जीवों से। फिर भी मनुष्य के जीवन में एक नहीं हजारों प्रकार की समस्याएं विराजमान रहती हैं और इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। निर्देशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति को उनकी सहायता से निपटने के लिए आवश्यक राय यानी कि सलाह और सहायता दी जाती है। निर्देशन एक क्रिया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर जहाँ अंडरलाइन की हुई है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार होता है। तो ये निर्देशन जो है एक क्रिया है जिसके अनुसार व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपने निर्णय ले सके, निष्कर्ष निकाल सके तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। वास्तव में निर्देशन प्रक्रिया में निर्देशन किसी व्यक्ति में ज्ञान का विकास नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति में पहले से जो मौजूद ज्ञान होता है उस ज्ञान को एक सही दिशा देता है और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि निर्देशन है क्या। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है। जितने भी सभी जीव होते हैं उन सबको अगर हम कहें कि गाइडेंस की आवश्यकता होती है तो कुछ जीव ऐसे हैं जो कि घर में पाले जाते हैं, तो वहाँ पर उनको हम गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो अपनी ही मर्जी से करते हैं क्योंकि अन्य जीव की योनि में होते हैं, यानी कि जानवर होते हैं। परंतु मनुष्य एक उस योनि में होता है जहाँ सबसे ज्यादा उसकी चातुर्यता यानी कि बुद्धि और चतुराई काम करती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो भी समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती हैं उन समस्याओं का जो समाधान होता है उसी समाधान के लिए एक निर्देशन प्रक्रिया जो होती है उसको प्रारंभ किया गया था। अब हम यहाँ ये बताते हैं कि यहाँ पर जैसे इसके अंदर बताया है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसके सामने कोई समस्या है तो उससे निपटने के लिए एक जो राय या सलाह जो दी जाती है वो सहायता होती है और उसी सहायता के माध्यम से एक व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और इसीलिए कहा भी गया है कि निर्देशन एक क्रिया है जिसके अनुसार व्यक्ति एक सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपने निर्णय खुद ले सके। भाई समस्या सबके सामने होती है, कोई ना कोई समस्या होती है जीवन भर। अब आज थोड़ी देर जैसे पहले हमने कोई समस्या का समाधान किया तो तुरंत दूसरी समस्या हमारे सामने आ गई। इस तरीके से एक दिन के अंदर कई सारी समस्याएं भी हो सकती हैं, पूरे जीवन ये समस्याओं का तांता लगा रहता है। तो उसके लिए जो सहायता प्रदान मिलती है किसी अन्य व्यक्ति से, वहां पर हम किसी की सहायता लेते, भाई हमें इस कार्य को ऐसे करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां पर एक ये सेवा होती है जिसको हम कहते हैं निर्देशन सेवा, और ये एक क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो है एक ज्ञान का विकास नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति में पहले से जो मौजूद ज्ञान होता है ना वो एक सही निर्णय नहीं ले पाता है। इस वजह से यहाँ पर जो ज्ञान उसके अंदर होता है उसी ज्ञान को एक सही दिशा प्रदान कर दी जाए, उसे ही हम कहते हैं निर्देशन सेवा। और उसी सेवा से लक्ष्य तक व्यक्ति पहुंच सकता है। अब यहाँ पर डेफिनेशन यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर परिभाषा के आधार से हम देखते हैं। एमरी स्टूप्स ने जो कहा है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, एमरी स्टूप्स ने बहुत सारी बातें इसमें बताई हैं। जैसे निर्देशन सहायता प्राप्त करने की एक ऐसी निरंतर तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। यानी कि इन्होंने ये बताया है कि निर्देशन सहायता प्राप्त करने की एक ऐसी जो निरंतर और सामाजिक दृष्टि से, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक होता है, तो उसी दृष्टि से हितकारी जो क्षमताएं हैं व्यक्ति के अंदर उसका विकास ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति के अंदर कैसे हो सकता है उस चीज को यहाँ पर बताया है। दूसरा है स्ट्रप्स एंड बालक्विस्ट। इसके अंदर इन्होंने ये बताया है, यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके से निर्देशन व्यक्ति के लिए एवं समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तक विकास में सहायक तथा निरंतर चलने वाला एक प्रक्रम है। यहाँ हम ये देख सकते हैं इस तरीके से। स्ट्रप्स ने कहा है निर्देशन व्यक्ति के लिए एवं समाज के लिए, क्योंकि अभी आपने बताया था व्यक्ति समाज का एक हिस्सा होता है, बिना समाज के उसका जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा लाभदायक दिशा हो उसे हम ज्यादा से ज्यादा संभावित कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसकी क्षमताएं होती हैं, उसमें विकास करना
एक इस तरह से विकास जिससे कि वो उससे फायदा ले और हमेशा के लिए उसे एक अनुभव बन गया, आगे जीवन में फिर से कोई उसके लिए समस्या आती है तो वहाँ उस समस्या को वो फिर से उसी अपने अनुभव के आधार से सॉल्व कर सके। तीसरा आता है गुडे। गुडे ने कहा है यहाँ पर, निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक क्रम है। यहाँ पर गुडे ने जो बात कही है वो इस तरीके से है कि जो निर्देशन जो होता है वो व्यक्ति के देखने का जो तरीका होता है, यानी दृष्टिकोण होता है, वो किस दृष्टि से उस चीज को देख रहा है, जो भी उसकी समस्या है, फिर उसके बाद जो उसके व्यवहार होते हैं उसको वो प्रभावित करता है। और उसके लिए उद्देश्य जो होते हैं, उसको जो बनाया है, उद्देश्य स्थापित किए हैं, उसमें एक गतिशील और आपसी संबंधों का एक क्रम है। किस तरीके से किसी चीज को समझा जा रहा है, समझाया जा रहा है, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो किसी सामने वाले से जब हमने कोई सहायता ली है तो उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वहां पर उसके आधार से जब हम देखते हैं, मैच करते हैं कि मुझे क्या करना था, मैं कितना सही था, कितना गलत था, वहां पर उसी चीज को हम देखते हैं। तो ये एक क्रम होता है। चौथा आता है यूनाइटेड स्टेटस ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर बताया गया है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति का परिचय विभिन्न उपायों से, जिनमें विशेष प्रशिक्षण भी सम्मिलित है तथा जिनके माध्यम से व्यक्ति की प्राकृतिक शक्तियों का बोध भी हो, इसको कराती है, जिससे वह अधिकतम व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित कर सके। यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेटस ऑफ एजुकेशन जो बात रखी है वो रखा है कि इन्होंने निर्देशन को एक प्रक्रिया माना है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। और इसमें व्यक्ति का जो परिचय दिया है वो बहुत सारे उपाय हैं, इनमें विशेष प्रशिक्षण भी सम्मिलित होता है। भाई कोई किसी को यदि गाइडेंस करेगा तो एक प्रशिक्षण होता है, सही रूप से कोई ऐसी चर्चा की जाए, बात रखी जाए, रूप उसका सही हो, जहां पर सही लक्ष्य तक प्राप्ति हो सके। उसी के माध्यम से एक कुछ प्राकृतिक शक्तियां हैं उनका बोध आती है, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर खुद मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति और सामाजिक दोनों का हित इसमें होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रकार निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अंतर्निहित शक्तियों का अवगत होकर उनका उपयोग कर अपने और समाज के हित में कर सके। तो यहाँ ये देखा कि निर्देशन क्या है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि निर्देशन एक प्रक्रिया होती है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसके द्वारा क्या होता है, जो व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिसको कहते हैं अंतर्निहित शक्तियां, उनसे वो खुद परिचित होता है और उनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर, जब सही रूप से सही डिसीजन नहीं ले पाता है, तो वहां पर उसको अवगत कराया जाता है उसकी अपनी ही शक्तियों के आधार से, जिससे कि वो स्वयं का और समाज दोनों का हित कर सके। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हनुमान जी को जब तक उनकी शक्तियों का ज्ञान नहीं हुआ था तब तक उन्होंने लंका के ऊपर छलांग नहीं लगाई थी, और जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति से परिचित हो गया कि वो एक छलांग भी रख सकते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी है, परंतु वो समझ नहीं पाए थे। और जैसे ही जामवंत जी ने उनको बता दिया तो उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति से परिचित होकर और अपना ये डिसीजन लिया और एक लंबी छलांग समुद्र के ऊपर से लगा करके लंका तक पहुंच गए थे। तो ये उनकी अंतर्निहित शक्ति थी। और इसी तरीके से व्यक्ति के अंदर भी बहुत सारी अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। समय अनुसार जैसे जैसे कोई किसी को गाइडेंस करता चला जाता है, वो अपनी शक्तियों से अवगत होता चला जाता है और उसी शक्तियों का उपयोग वो अपने और समाज के लिए करने लगता है। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो घर के बड़े लोग उसे निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उसको चलना है, क्या करना है, कैसे करना है। विद्यालय जाता है तो मार्ग का निर्देशन, विद्यालय में शिक्षक का निर्देशन, व्यावसायिक रूप में तरक्की हेतु निर्देशन दिया जाता है जिसमें समस्याओं को उत्पन्न ना होने दिया जाए। तो हम सभी जानते हैं कि घर से अगर हम निकलते हैं तो हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें एक सही रूप से निर्देशन कर देते हैं, कहते हैं ऐसे जाना, साइकिल सही चलाना, बाइक सही चलाना, कार को सही चलाना, घर से सलामत आना, बहुत सारे होते हैं। विद्यालय में शिक्षक अपने अनुसार देते हैं, व्यवसाय में एक कैसे तरक्की की जाए इसके लिए अलग से निर्देशन होता है। यानी बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं उन सबका निर्देशन एक अलग अलग से हो जाता है। तो जिस प्रकार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार निर्देशन भी जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जहां कहीं भी जिस रूप में व्यक्ति को जो जो सहायता प्राप्त होती है वह सहायता निर्देशन के अंतर्गत ही आता है। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर निर्देशन क्या होता है। अब आपको बताते हैं निर्देशन की प्रकृति। निर्देशन की प्रकृति क्या है। तो यहाँ हम ये देखते हैं,
निर्देशन व्यक्ति पर कुछ थोपने के स्थान पर उसके स्वाभाविक विकास को ही महत्व देता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, व्यक्ति के अंतर्गत जो अंतर्निहित शक्तियां होती है वो उसके अंदर जागृत की जाती है निर्देशन द्वारा, क्योंकि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको किसी व्यक्ति के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। यहाँ स्वाभाविक एक प्रक्रिया होती है, उसी को महत्व दिया जाता है। तो सामाजिक अपेक्षाओं, आवश्यकताओं, मान्यताओं, मापदंडों, मूल्यों आदि के आधार पर व्यक्ति को विकसित होने में सहायता देना निर्देशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अतः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान की तीनों शाखाओं जैसे दर्शन, मनोविज्ञान व समाजशास्त्र, ये तीनों ज्ञान की हमारी प्रमुख शाखाएं। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा कि कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर 3 शाखाएं होती हैं ज्ञान की, दर्शन, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। यहाँ दर्शन से एक फिलॉसफी है, हम हर चीज को जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, उसी जिज्ञासा को हम दर्शन से जोड़ते हैं। हम ये जानते हैं कि ये चांद क्या है, चांद के ऊपर जाने की कोई जिज्ञासा हुई थी, इसीलिए देखिए चंद्रयान 3 अभी करंटली गया हुआ है। तो ये एक जिज्ञासा है, इसको उत्पन्न करता है। मनोविज्ञान मन की एक हर गतिविधि को जानने की कोशिश करता है, और समाजशास्त्र समाज से परिचित कराता है। यानी दर्शन हमें ब्रह्मांड से परिचित कराता है, मनोविज्ञान हमें मानसिक रूप से, हमारे शारीरिक रूप से, हर आयु का हर विकास से हमें परिचित कराता है, और समाजशास्त्र वो है जो हमें समाज से, हमारी हर गतिविधि से, हर चीज से हमें यहाँ पर परिचित कराता है। तो इन सबसे तीनों शाखाओं से संबंधित सैद्धांतिक आधारों के व्यक्ति की सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो वहां वो थ्योरी से ही निकल करके आता है, इसीलिए हमें डीप थ्योरी को रीड करना होता है। अब आप अगर उसको नहीं करेंगे थ्योरी को, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें एक रटने के बजाय यदि हम उसको अच्छे से पढ़ ले किसी थ्योरी को, तो वहां से जो जो क्वेश्चन हमारे निकलते हैं उनको आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आती है निर्देशन की विशेषताएं। निर्देशन की विशेषताएं कौन कौन सी आती हैं, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं। सबसे पहली आती है यहाँ पर निर्देशन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जी हाँ, जैसा हमने देखा कि जन्म से हमारा निर्देशन शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक ये हमारे साथ हमेशा रहता है। जैसे जन्म के बाद ही अब कहते हैं कि एक बच्चे को क्या निर्देशित किया जा सकता है, तो हम बता दें कि जन्म के बाद जैसे बच्चा धीरे धीरे सुनने की कोशिश करता है, जब वो सुनता है तो उसके कानों में कुछ चीजें आती हैं, धीरे धीरे वो अपने अंदर इसी चीज को कहते हैं भाषा का अर्जन करना। तो वो अर्जित रूप से अपने हर चीज को सुनता है, उन शब्दों को अर्जित करता है, फिर उसको समझ में आता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है वैसे वैसे उसकी समझ में आता है। जैसे कुछ महीने बड़ा हुआ, अब उसकी समझ में आया कि जैसे उसको बोतल पीनी है तो हाथों से उसको पकड़ा दिया, अब उसको दूध पीना है तो हाथों से। शुरुआत में उसकी जो इंद्रियां होती हैं वो इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि वो उसको अच्छे से पकड़ ले, लेकिन जब धीरे धीरे हम इसी कोशिश को करते हैं और जैसे ही उसकी इंद्रियां सक्षम हो जाती हैं पकड़ने के लिए, तो उसको समझ में आता है कि मुझे ऐसे ही इस बोतल को पकड़ना है, मुझे कैसे घुटनों चलना है, मुझे कहाँ संभल कर चलना है, क्या खाना है, क्या पीना है। इस तरीके से उसको निर्देशित किया जाता है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे वो समझता चला जाता है तो वो उसके लिए जीवन में हमेशा साथ रहती है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर निर्देशन व्यक्ति में निहित संभावनाओं के अनुसार उसके संपूर्ण विकास पर बल देते हैं। यहाँ पर व्यक्ति के अंदर जो भी संभावनाएं यानी कि उसके ज्ञान होती हैं, उसके अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, उनको समझते हुए ही उनको कैसे विकसित किया जाता है। तो निर्देशन जो प्रक्रिया है वो इस चीज को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तीसरा आता है यहाँ पर निर्देशन व्यक्तिगत सहायता है। जी हाँ, निर्देशन व्यक्तिगत सहायता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्देशन वैसे तो कईयों प्रकार से दिया जाता है, परंतु निर्देशन एक व्यक्तिगत रूप से है। एक व्यक्ति की यदि कोई समस्या होती है तो वहाँ पर उसको एक व्यक्तिगत रूप से उसको सहायता दी जाती है। भाई आप ऐसे नहीं, इस कार्य को ऐसे करेंगे तो ये ज़्यादा सफल होगा। तो इंडिविजुअली भी ये हमारी हेल्प है। ठीक है, चौथा हम देखते हैं यहाँ पर कि निर्देशन जो है उसका कोई एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। निर्देशन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे निर्देशित किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा हम कहते हैं इसका कोई अस्तित्व से मतलब इसका ये नहीं है कोई इसका एक अलग से है। भाई
तो एक कोई किसी चीज़ को हमने बना दिया, वो इसका ऐसा ही होना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, इसका कोई रूल नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये दो प्रकार से हमारे सामने आती है। पहली तो ये आती है कि हम इसको इंडिविजुअल भी लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा एक स्वतंत्र रूप से वहाँ एक व्यक्ति के आधार से हो गया। अब हम कहेंगे कि इसका स्वतंत्र रूप से, भाई व्यक्ति को हम एक अपने स्वतंत्र रूप से हम इसको दे रहे हैं, तो वहाँ पर एक बंधे हुए रूप में पहले हमें उस व्यक्ति की कैपेसिटी को समझना होगा। हम ये नहीं है कि चाहे जहाँ जिसको हमने सलाह दे दी और वो हो गया, ऐसा नहीं है। जब आवश्यकता होती है ना, तभी किसी को कोई राय दी जानी चाहिए, तभी उसका फल निकल करके आता है। इसीलिए इसको कहा जाता है, यदि बिना राय मांगे हमने किसी व्यक्ति को राय दे दी तो आपकी उस राय का कोई वजूद नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति निर्देशन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर छठे, निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति प्रदत्त का मतलब होता है देने वाला, नहीं कर सकता। इसके लिए व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। हर व्यक्ति को हम कहें कि उसने हमें सलाह दी, आप अगर किसी से राय मांगते हैं तो आप 4-6 जगह अगर जैसे बात करते हैं, भाई मेरी ये समस्या है, इसका समाधान मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने जब इतनी समस्या है, आपने 4-6 लोगों के सामने कह दिया, 4-6 लोगों ने आपको अपने व्यूज़ बता दिए, आप उसमें से कोई एक सेलेक्ट करोगे। आपको जहाँ लगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा है, मुझे ये अप्लाई करना चाहिए, तो वहाँ पर आपने उसी चीज़ को फॉलो किया। तो यहाँ पर हर व्यक्ति एक निर्देशन कला में निपुण होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर हर व्यक्ति एक परिस्थितियों के आधार से होता है, तो उसके आधार से हर व्यक्ति आपको एक प्रदत्त रूप से सहायता नहीं दे सकता। ठीक है। 7वां इसके अंदर आता है कि निर्देशन व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित करने की क्षमता का विकास करता है। यानी कि निर्देशन वो एक कला है जहाँ पर एक व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के आधार से, जो भी उसकी परिस्थिति होती है उसी के आधार से समायोजित करने की एक क्षमता विकसित करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर पर, जैसे निर्देशन के लिए सहायता देने का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका जो क्षेत्र होता है वो भी ज़्यादा विस्तृत होता है। जैसे मैंने बताया अभी, निर्देशन कहीं भी किसी भी रूप से किसी भी प्रकार से बिना किसी समय के, क्योंकि इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता, वहाँ पर कैसे भी दे सकते हैं, कहीं पर भी दे सकते हैं, किसी भी रूप से दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा होता है। 9वां है, निर्देशन की प्रकृति शैक्षिक मानी गई है। जब जिस किसी चीज को या सहायता को दी जाता है तो वो ज्ञान के आधार से, बुद्धि के आधार से, चतुराई के आधार से जब किसी चीज को दिया जाता है तो वहां पर एक ज्ञान विकसित होता है और उसी ज्ञान को हम शैक्षिक रूप से मानते हैं। 10वां आता है, निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति में आत्मनिर्देशन का विकास करती है। यानी व्यक्ति का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो डेवलप होता है। जब किसी व्यक्ति को हम आगे बढ़ने के लिए कहते हैं तो वहाँ पर एक रूप से वो हम कहते हैं मोटिवेट करना। तो मोटिवेट हमारा एक रूप से, क्योंकि हम पहले कॉन्फिडेंस नहीं थे अपने ऊपर, लेकिन जब किसी ने हमें कोई राय दी, अब वहाँ पर हम अपने सही रूप से आ चुके हैं, वास्तविक रूप को पहचान चुके हैं, तो वहाँ पर हमारा आत्म जो है वो एक मजबूत हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति में आत्मनिर्देशन का विकास करती है। 11वां है इसका, निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति के भावी जीवन की तैयारी है, जो उसके भविष्य के लिए तैयार करने में सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि व्यक्ति अगर कहीं उलझ जाता है, उसकी समझ में नहीं आती है कोई चीज़, तो वहाँ पर वो किसी न किसी से कोई ना कोई राय जरूर लेता है। और एक भविष्य की जो चिंता होती है ना, उसी चिंता के लिए व्यक्ति उस समस्या को निपटारे की सोचता है। तो निर्देशन के अंदर भविष्य की योजना क्या हो सकती है, ये भी छिपा होता है। 12वां हम देखते हैं यहाँ पर, निर्देशन को शिक्षा की उप प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निर्देशन शिक्षा की उप प्रक्रिया के रूप में आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुमुखी विकास होता है। अब हम यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको भी अच्छे से हमें ये समझ लेना होता है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस प्रक्रिया के उप प्रक्रिया के रूप में माना जाता है या नहीं, तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि निर्देशन को शिक्षा की उप प्रक्रिया के रूप में भी हम मानते हैं। और इसमें क्यों मानते हैं, क्योंकि इससे हमारा बहुमुखी, बहुत सारी प्रतिभाएं जो होती हैं, उन सभी प्रतिभाओं का विकास होता है। और 13 देखते हैं यहाँ पर
कि निर्देशन प्रक्रिया में अपने दृष्टिकोण को किसी अन्य पर नहीं थोपा जा सकता। जब कोई निर्देशित कर रहा है तो वहां पर हमारा दृष्टिकोण है, इस वजह से हम आपको एक सहायता दे रहे हैं अपने विचारों के आधार से। सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये खुद के उसके दृष्टिकोण से है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब एक व्यक्ति अपने विचारों को 4-6 लोगों के आगे रखता है, हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग अब उसने जो निर्देशित हुआ है वो व्यक्ति उसको समझने की कोशिश करता है कि मुझे क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि निर्देशन की जो आवश्यकता होती है वो कई रूप से होती है, उसके कई सारे स्तर होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि स्तर के आधार से सबसे पहले आता है शैक्षिक दृष्टि से, दूसरा आता है सामाजिक दृष्टि से, तीसरा आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, चौथा आता है राजनीतिक दृष्टि से। ये 4 दृष्टि ऐसे हैं जहां पर निर्देशन की आवश्यकता हमें पड़ती है, और कितनी और किस किस रूप से पड़ती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम पहला देखते हैं यहाँ पर शैक्षिक दृष्टि से, तो इसके अंदर पहला आता है हमारा यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने में सहायक। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, उसी के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने में ये सहायक हो सकता है। दूसरा हम यहाँ देखते हैं छात्र असंतोष की समस्या के समाधान हेतु। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं दूसरा छात्र असंतोष होता है। बहुत से व्यक्ति छात्र जो होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी समस्या होती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये कार्य कैसे होना चाहिए। तो एक शिक्षक यहाँ पर इस चीज़ को, क्योंकि ये शैक्षिक रूप से चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक बच्चे को उसकी समस्या का समाधान कैसे देना है शिक्षा के आधार से। तो एक शिक्षक का दायित्व बनता है यहाँ पर, तब जाकर के वो आपकी समस्या को समाधान दे सकता है। तीसरा यहाँ पर आता है अपव्यय अवरोधन की समस्या का समाधान। अपव्यय और अवरोधन वो चीज होती है जहाँ पर एक बालक किसी एजुकेशन को लेने के लिए एडमिशन ले लेता है, परंतु किसी न किसी कारण से वो बीच में ही उसको छोड़ देता है, यानी छोड़ करके चला जाता है। तो उसकी फीस जो जमा हुई थी वो उसको वापस नहीं रिफंड होती है, तो वहाँ पर ये अपव्यय होता है। अवरोधन होती है कि कुछ पढ़ाई कर ली लेकिन किसी रीज़न की वजह से, पारिवारिक हो सकती है या कोई भी हो सकती है, उसके आधार से उसको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी कुछ समय तक। लेकिन जब फ्यूचर में उसको आवश्यकता होगी तब फिर वो दोबारा उसको शुरू कर सकता है, और उसके बीच में जो टाइम उसका निकला है उसको कहते हैं अवरोधन। तो यहाँ पर उसका ये तीसरा रूप हमारा ये आता है। चौथा आता है संगत पाठ्यक्रम का चयन। एक ऐसे पाठ्यक्रम का चयन करना जो उसके लिए उपयोगी होता है या भविष्य के लिए कामगार हो सकता है। पांचवा इसके अंदर आता है शैक्षिक उपलब्धियों का वांछित स्तर बनाए रखना। जो जो उपलब्धि उसने ली है, वांछित का मतलब होता है सत्य, जो उसने उपलब्धि ली है उसका स्तर सत्य है और उसी सत्य को आगे के लिए कायम रखना। जैसे अगर किसी की चॉइस है कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो वहाँ पर उसके लिए वो कामगार होगा, इसीलिए उसका चयन उसको करना होता है उसी स्तर को बनाने के लिए। जैसे उसकी इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में होगा उसको वो उसी आधार से रखेगा। तो ये तो हो गया हमारा शैक्षिक दृष्टि से। दूसरा हम देखते हैं सामाजिक दृष्टि से। सामाजिक दृष्टि से हम देखते हैं तो यहाँ पर समुचित नियोजन हेतु हम यहाँ ये है कि हर प्रकार से हमें एडजस्ट करना, किसी भी रूप से करना। वहाँ पर यदि हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो समाज में हम अपना सही रूप से दायित्व निर्वहन नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर यहाँ पर आता है कि महिलाओं के व्यावसायिक समायोजन हेतु परिवार की परिवर्तित परिस्थितियां। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं कि महिलाओं को भी इन्वॉल्व उसी रूप से यहाँ पर करना है समाज में जैसे कि पुरुष हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाएं भी अपने क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और हर क्षेत्र में मौजूद हैं। परिवार की स्थिति भी इससे मजबूत होती है। यदि परिवार की जो भी स्थिति होती है उसी को देखते हुए उसे समायोजन करना होता है। तीसरा इसमें आता है उद्योग और श्रम की परिवर्तित दशाएं। आज के समय में बहुत सारे उद्योग हैं और श्रम किया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे अपने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने स्तर के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है जो कि समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चौथा मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग। जो भी हमारे लिए मानवीय संसाधन है उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सबका परिचित भी समाज ही कराता है। पांचवा आता है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा हम कहते हैं भीषण विस्फोट है जहाँ पर यदि नहीं समझा गया तो वहाँ पर आगे और जाकर के मुश्किलें होंगी। हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि उसका दायित्व उसके परिवार के लिए है और परिवार यदि सीमित है तो वहाँ पर वो उन दायित्वों का निर्वहन बहुत ही अच्छे से
कर सकता है। फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं परिवर्तित सामाजिक मूल्य। परिवर्तित सामाजिक मूल्य वो होता है जहाँ पर हमारे जैसे समाज में परिवर्तन होना एक हम देखते हैं कि प्रारंभ से ही हम देखते आ रहे हैं, नए नए रूप हमारे सामने जब आते हैं समाज के रूप में, संस्कृति में भी परिवर्तित होता है, हर चीज में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर सामाजिक मूल्यों में भी आज के समय में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो यहाँ पर भी वो समझाना, पुराना कल्चरल हमारा जो भी रहा है उसको हम बनाए रखें, उसका स्तर बनाए रखें, उसको समझना उस रूप से। अगर ये समाज नहीं होता तो कोई भी संस्कृति नहीं हो सकती थी। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं 7वां जो पॉइंट आता है हमारा, अवकाश का सदुपयोग, समुचित मूल्य। अवकाश का जो समुचित मूल्य होता है किस रूप से समझना। हर व्यक्ति के जीवन में अवकाश का एक क्षण आता है, हम उस अवकाश को कैसे सही रूप से प्रयोग कर सकते हैं उसको समझना। और 8वां जो हमारा आता है वो होता है मानवीय क्षमता के अपव्यय को नियंत्रित करने हेतु। मानवीय क्षमता के अकॉर्डिंग हम किस चीज को कितना, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम कितना वेस्ट कर रहे हैं उस चीज को समझना, उसको नियंत्रण करना समाज के रूप से। यदि हम कुछ सेविंग अभी वर्तमान में नहीं करेंगे तो फ्यूचर के लिए फिर हमें पछताना होता है। तो ये चीज हमें समाज यहाँ पर बताता है। तीसरा आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम यहाँ पर ये देखते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास होता है उसको करने में सहायक होता है। जैसे अभी मैंने बताया था मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ पर 3 पक्ष में हमारा एक मनोवैज्ञानिक भी था। मानसिक स्तर से, बुद्धि से अपने हर व्यक्तित्व को वो भी है उसको किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी बुद्धि होती है, उसको समुचित रूप से सही रूप से प्रयोग करने में सहायक होता है। दूसरा आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार विकास। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, उसी के आधार से उसकी क्षमता का विकास होता चला जाता है। तीसरा है संवेगात्मक संतुलन को बनाए रखना। तो संवेगात अपने इमोशंस जो होते हैं उनको सही रूप से संतुलन करने में हमारा एक योगदान होता है, उसमें भी ये सहायता देता है। समाज का समुचित समायोजन हेतु। समाज का जो अगर हमने सही रूप से समायोजन नहीं किया, अपना सही योगदान नहीं किया, तो वहां पर कुछ व्यक्ति होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, जो समाज से उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो वहां पर उनको कहते हैं कि ये इसके अंदर सामाजिकता रत्ती भर भी नहीं है। तो यहाँ पर जब व्यक्ति सामाजिक है तो वहां पर उसको समाज में अपना समायोजन भी करना उचित है, क्योंकि यदि आज हम समाज को सहयोग देंगे तो आगे फ्यूचर में कौन सी घटना हमारे साथ होती है तो समाज भी हमें सहयोग करता है। आज के समय में हम देखते हैं तो व्यक्ति सामाजिक जरूर है, अलग अलग बातें जरूर कर लेते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार हम देखते हैं वर्तमान में भी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि अगर सपोज करो कि रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं और किसी और के साथ घटना कोई घट गई है, तो वहां उसको हेल्प देने की बजाय आजकल के बच्चे क्या होते हैं, बच्चे ही नहीं सभी लोग होते हैं इस तरीके से कि वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। उनके लिए उनकी रील्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ना कि उनके लिए कोई समाज में क्या घटित हो रहा है उस चीज को वो देखते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर निर्देशन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। जी हाँ, निर्देशन जो है वो मनुष्य की एक आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि आज हम किसी को निर्देशन देंगे तो कल हमें भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए हमें जैसा हमें चाहिए वैसा ही व्यवहार हमें करना होता है। इसके अंदर चौथा जो आता है वो आता है राजनीतिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से है कि प्रजातंत्र की रक्षा करना। यदि हम अपने प्रजातंत्र जो है, हम जिस तंत्र में रह रहे हैं वहां पर यदि हम किसी की भावना को नहीं समझेंगे तो वहां पर हम अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। देश की रक्षा के हेतु, क्योंकि जिस देश से हमारी पहचान है उस देश की रक्षा के लिए हमें तत्पर हमेशा रहना चाहिए। तीसरा आता है राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास हेतु। हम सब एक है, भारत विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है लेकिन हम सब फिर भी एक है। हमारे अंदर हिंदुस्तान की जो शक्ति है जिससे हमारी पहचान होती है, उसको एकता की भावना में हमेशा विकसित होना चाहिए। और चौथा आता है अंतर्राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास हेतु। जिस अंतर्राष्ट्रीय एकता की हम बात करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि यदि हम सब एक मिलकर के नहीं रहेंगे तो अभी जैसे हमने बताया कि समाज हमारा एक देश के अंदर है, वहां पर उस समाज के अंदर यदि हम किसी की सहायता नहीं करेंगे तो हमें भी सहायता नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी अगर हम देखते हैं तो यदि हम किसी अन्य देश की सहायता करते हैं तो दूसरा देश भी हमारी सहायता करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये देखा था कि निर्देशन की आवश्यकता कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो सकती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर निर्देशन के प्रकार। निर्देशन के जो प्रकार हैं वो है 3 रूप से। ये आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, और जब भी कभी अगर आपका मौखिक रूप से आपका
एग्जाम होता है तो वहां पर आपको ये पूछा जा सकता है। जैसे कि निर्देशन के यहाँ पर हम देखते हैं कितने प्रकार हैं, तो जी 3 प्रकार हैं, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। तो सबसे पहला है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यार्थी और विद्यालय जगत से होता है। ऐसा निर्देशन विद्यार्थी की रुचियां, क्षमताओं, कुशलताओं और योग्यताओं का पता लगाकर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर सभी प्रकार का उसके व्यक्ति के अंदर जो भी उसकी रुचियां होती हैं, उसकी क्षमताएं होती हैं, उसकी कुशलताएं होती हैं, उसकी योग्यताएं होती हैं, इन सब का पता लगाया जाता है और फिर उन सभी का अच्छे से अच्छा विकास करने में सहायक होता है। शिक्षा निर्देशन का प्रमुख लक्ष्य छात्रों में वांछित जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करना है, जिससे वे उपयुक्त लक्ष्यों, उपकरणों, परिस्थितियों आदि का स्वयं चयन कर सकें। शैक्षिक निर्देशन की जो आवश्यकता होती है वो भारत में निम्न कारणों से अनुभव की गई है। वो इस प्रकार से है, जैसे अधिगम की प्रक्रिया में अपेक्षित रुचि व ध्यान बनाए रखना। जो भी हम सीखते हैं, लर्निंग होती है, हमारी जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारी रुचि होती है, उसमें जो हमारा रुचि के आधार से ही हम कोई कार्य करते हैं तो वहां पर उसका विशेषतः ध्यान रखा जाता है। अपव्यय व अवरोधन जैसी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने हेतु, अभी मैंने आपको अपव्यय और अवरोधन बताया था कि जहां पर हमारा किसी भी रूप से अपव्यय हुआ है, आर्थिक रूप से हमारा व्यय हो चुका है और अवरोध किस रूप से हो रहा है, उस तरीके के जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आखिर वो बच्चे में क्या है ऐसा। तीसरा हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता, नैतिकता, धार्मिक और प्रौढ़ शिक्षा आदि को कार्यक्रमों में इसी प्रकार सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि यदि हम अपने किसी भी कार्य के अंदर बच्चे को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उसको नहीं समझाया जाएगा, उसके प्रारंभ से ही यदि हम उसके अंदर एकता की भावना, नैतिकता क्या है, धार्मिक रूप क्या है, प्रौढ़ शिक्षा क्या हो सकती है, शिक्षा हमारे लिए क्यों मायने रखती है, इन सब चीजों का प्रारंभ से ही उसको बताना चाहिए। फिर चौथा आता है उपयुक्त विषयों, पाठ्यक्रमों और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को चयन हेतु। यदि एक बच्चे को सही रूप से विषय का चयन करना, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसके स्तर के अनुसार, उसकी आयु के स्तर के अनुसार, उसकी मानसिक बुद्धि के अनुसार उसके पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए और उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब का चयन करना एक बालक के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि सही रूप से उसको गाइडेंस नहीं किया गया तो वहां आगे भविष्य में जाकर के वो सही रूप से उन सभी चीजों का उपयोग नहीं कर सकता, फायदा नहीं मिल सकता। और अंत में हम देखते हैं कि जो प्रदत्त कार्यों को भली भांति पूर्ण करने हेतु जो भी कार्य बच्चे को दिया जाता है, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट वर्क हो, यदि उस चीज को एक सही रूप से दिया जाए, जैसे असाइनमेंट अगर दिया जा रहा है किसी बच्चे को, तो जो एग्जाम में आने वाली उसकी प्रक्रिया है, उसके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस रूप से आ सकते हैं, यदि उसको असाइनमेंट में पहले ही बनवा दिया जाए तो आधी तैयारी उसकी पहले ही हो जाती है। एक सेलेक्टेड जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग एक बच्चे को सही विचारधारा प्रारंभ से ही रख दी जाती है, जिससे कि वो आगे के लिए सही रूप से अपना कार्य कर सके। तो ये चीजें हमारी निर्देशन के अंतर्गत आई थी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निर्देशन और परामर्श क्या है, तो इसमें निर्देशन के रूप में आपको बताया और इससे संबंधित जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी वो आगे आगे इसके उद्देश्य वगैरह या और भी क्या हो सकता है वो सारे टॉपिक्स मैं आपके सामने एक एक करके रखती जाऊंगी। इसीलिए आप जुड़े रहिए मुझसे। और यदि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन समय से मिलता जाए। वीडियो यदि आपके लिए काम की है, आपके लिए अच्छी है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और जो और भी इससे जुड़ने के लिए या किसी और के लिए भी आपके संगी साथी के लिए आवश्यक हो सकती है तो वहां पर इसको शेयर भी कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।